हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पेनेशिया जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी 40 डे स्ट्रैटेजी, जिसमें यूपीटीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपका जो मैंने कल भी बताया था, कल हमने लिटरेट फिगर्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करा था। आज मैं आपके लिए लिटरेट टर्म्स लेकर आई हूँ। लिटरेट टर्म्स के 2 पार्ट्स रहेंगे। तो लिटरेट टर्म्स का पहला पार्ट आज करवा रही हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस लिटरेट टर्म्स के वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ देन यू विल बी सक्सेसफुल, एंड दैट आज इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बार इतना जोश दिख नहीं रहा है कि लोग वाकई में जितना जीने के लिए सांस जरूरी हो उतना ही जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। बट दोज जो उनमें से फ्यू जो जैसे कहते हैं, अब तो मैं फ्यू ही बोलूंगी या फ्यू भी नहीं बोलूंगी, जो थोड़े बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप लोग जो है इसको देखिए, अपने आप को जो है ब्रश अप कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ, पहली बात तो आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप भी, चाहे आपका नाम यहाँ पर हमारे बोर्ड पर आए या ना आए, क्योंकि आप बताओ या ना बताओ, लेकिन आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और हो भी चुकी होगी, और आप उसको तैयारी को जो है अगर आप अपना उसको देखना चाहते हैं कि हमने कितनी तैयारी करी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर। उसमें सबसे पहले एक ये है आपका पायनियर प्रैक्टिस बैच, जो कि इस समय इसमें एक रिवीजन सीरीज शुरू हुई है। तो जो लोग रिवीजन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी सारे टेस्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अब मैं कोई नए टेस्ट नहीं करा रही हूँ। मैं स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी हुए हुए टेस्ट हैं, यानी कि जब हमारे साथ नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, तो ये अगर हम लगातार चीज़ें करते रहें और पुराना जो है रिवाइज ना करें तो भी भूल जाते हैं। तो जो इसमें रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें स्टूडेंट्स को मैं काम देती हूँ कि भाई आप लोगों को इतने वीडियोस देखकर आने हैं, उसके ऊपर बेस्ड मैं नए जो है टेस्ट, रिवीजन टेस्ट प्रिपेयर करती हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस नए भी ऐड ऑन करती हूँ। हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जो देते हैं अपना ये वाला, वो ओएमआर शीट पे देते हैं, जो उन्होंने ओएमआर बिल्कुल यूपीटीजीटी की ओएमआर की तरह ही बना रखी है, उसी पर देते हैं। तो ये पाइनियर वाला है, दिस इज बैच 1599 का है, और कुछ नहीं होते 1599 अगर आप तैयारी जो है अपना करना चाह रहे हैं तो भाई उसके लिए। और इस समय ये सोचना चाहिए कि मैं तो इस वाले को अब ख़त्म ही कर रही हूँ, बंद ही कर रही हूँ इस वाले को, पाइनियर वाले को, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्या है ना कि जितने लोग लेना चाहते थे वो ले चुके हैं। तो अभी एक आध दिन और इसको हम देख रहे हैं, उसके बाद इसको बंद ही कर देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद वही है भाई, इसके नोट्स भी भेजो और ये भेजो, सब कुछ है, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। खैर, ये एक पीजीटी का है, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम जून में है, तो उसके लिए आप स्कोपम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं है, इसमें पीडीएफ्स रहती हैं, मगर इसमें भी तरीका वही है कि इसमें वन लाइनर स्टूडेंट्स को जो पढ़ चुके हैं पीजीटी का और लेकिन ब्रशअप करना चाहते हैं, तो राइटर भी मैं इसमें जो है राइटर्स के शॉर्ट में डिटेल्स राइटर्स की भी प्रोवाइड कर रही हूँ, राइटर्स और उनके वर्क्स की डिटेल्स भी इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। और क्या लोगे भाई, एक 1099 का ये है, इसमें मतलब पीजीटी का आप ये मान के चलिए कि मेरा तो पीजीटी का जो कोर्स था 11,500 रुपये का था, और उसमें जो है उसके जब उसमें पढ़ाया था, लेकिन ये एक टेस्ट बैच है। उस टेस्ट बैच में भी क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी स्टैंडर्ड, सब चीज़ क्वालिटी की दी जा रही है। पैसा हमने उसका एक नॉमिनल सी वो रखी है, हाँ, लेकिन इसमें मटेरियल जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। तो ये भी प्रैक्टिस बैच है, आप इसको भी जो है देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, अगर डाउनलोड किया हुआ है तो आपको स्टोर में जाकर आप देखने हैं। इसके अलावा मैं और किसी उसके बारे में बता नहीं रही हूँ। वैसे तो हमारे जो है वो DSSB के भी हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा DSSB का भी कोर्स है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC भी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। है तो टीजीटी पीजीटी डिटेल्ड भी, अब उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेनेशिया सीरीज डे 2 लिटरेरी टर्म्स पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आइडेंटिफाई द वन एलिमेंट दैट डजंट बिलोंग टू पिंडारिक ओड्स इन द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहले ऑप्शंस देख लीजिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है ये ई तक ऑप्शन है, तो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। ऑप्शन एक एक करके दिखाती हूँ। दे आर नॉर्मली सीरीन, प्राइवेट, कंटेम्पलेटिव इन देयर कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। पिंडारिक ओड पिंडार के नाम पे थे। एंकोमियास्टिक ओड्स होते हैं, एक और स्ट्रॉफ
एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड में बटे हुए होते हैं। एंकोमियास्टिक का मतलब होता है तारीफ करते हुए जो ओड्स। तो बी है इसका, दे फॉलो अ वेरी रेगुलर 3-part स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड, ये बिल्कुल सही है। दे आर फुल ऑफ डिग्रेशंस एंड लीपिंग ट्रांजिशंस फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, एक से दूसरे टॉपिक पे भटकते रहते हैं। दे डील विद पॉलिटिकल और रिलीजियस सब्जेक्ट्स आर पैनेगायरिकल, यानी कि ये एंकोमियास्टिक तारीफ करने वाले होते हैं। दे आर फुल ऑफ अल्यूजन्स और डायरेक्ट रेफरेंसेस टू मिथ्स एंड दस एक इनटू एपिक्स। हाँ जी, वो अल्यूजन भी देते हैं, यानी कि एक पासिंग रेफरेंस किसी हीरो का है उसके बारे में देते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सही नहीं है ओड के बारे में, पिंडारिक ओड के बारे में, वो नहीं है आपकी, दैट इज ए। क्यों नहीं है वो सही? इसका एक रीजन ये है कि जो पिंडारिक ओड्स होते हैं ना, वो जो पिंडारिक ओड होते हैं वो सीरीन नहीं होते, वो होरेशियन ओड्स होते, जो सीरीन, प्राइवेट और कंटेम्पलेटिव होते हैं। ये लार्ज ये लोगों को ये जो होते हैं ये पब्लिक को बताने के लिए लिखे जाते हैं, ये प्राइवेट ओड्स नहीं होते हैं। द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, अ वर्क विच यूजेस मॉकरी एंड एग्जैजरेशन to criticize absurdity or weakness is A. Malapropism, B. Cliche, C. Satire या D. Pastiche। एक ऐसा वर्क जो मॉकरी, मजाक उड़ाता है, एग्जैजरेट करता है या क्रिटिसाइज करता है, मतलब एक ऐसा वर्क जो दूसरों का मजाक। मेलाप्रॉपिज्म का मतलब होता है, ये राइवल्स में एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रॉप, और जिनके से शब्दों को गलत जो है वो प्रोनाउंसिएशन। क्लीशे, घिसा पिटा। पस्टिश का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग। तो सेटायर होता है, सेटायर बेसिकली जो होते हैं, बहुत सारे तरीके के सेटायर होते हैं, जुवेनल सेटायर होता है, बहुत सारे। सेटायर का मतलब ही होता है कि जब किसी को एग्जैजरेट कर किसी फॉली पर एक प्रहार किया जाता है तो उसे कहते हैं सेटायर, दैट इज सेटायर। तो आपको थोड़ा सा मैं सेटायर, कल की अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज ना देखी हो तो पार्ट 1 आप लोग डे 1 आप लोग देख सकते हैं। देखिए, स्पीशीज दैट रिडिक्यूल्स द वॉइसेस एंड फॉलीज ऑफ द एज, दैट इज कॉल्ड सेटायर। बहुत तरीके के सेटायर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मैंने अपनी किताब में से लिए हैं वैसे बेसिकली। देखिए, नॉट अ नॉन फिक्शनल, यानी कि इनमें से कौन सा नॉन फिक्शनल जॉनरा नहीं है। नॉन फिक्शनल का मतलब होता है जिसमें फिक्शन का यूज, यानी कल्पना का यूज नहीं किया जाता। डायरीज जो होती हैं वो नॉन फिक्शनल जॉनरा होता है, क्योंकि उसमें इंसान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज लिखता है। सैमुअल पेपीज जो कि एक फेमस डायरिस्ट थे। ऑटोबायोग्राफीज जिसमें अपनी व्यक्ति जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखता है। मेमोयर्स होते हैं जो खुद पर आधारित नहीं होते हैं, मगर जो है किसी अपने से ही जुड़े हुए दूसरे व्यक्तियों के संस्मरण होते हैं। ये सारे नॉन फिक्शनल हैं। इनमें से विच इज अ नॉन फिक्शनल, विच इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा, तो जो नॉन फिक्शनल जॉनरा नहीं है वो है रोमांस, क्योंकि रोमांस में कल्पना का यूज किया जाता है। 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, Bildungsroman is a literary genre that focuses on, Bildungsroman जो टर्म है, A. the coming of age of the protagonist, B. melodrama, C. myths या D. legends। देखिए, Bildungsroman का मतलब होता है नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर, नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर भी कहा जाता है, या नॉवल ऑफ ग्रोथ, नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर या नॉवल ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। द कमिंग ऑफ एज यानी कि नॉवल ऑफ ग्रोथ, जो प्रोटैगनिस्ट के बच्चे से बड़े होने तक की कहानी बताता है, उसे बिल्डिंग्सरोमन नॉवल कहते हैं। मिथ्स का मतलब होता है एक काल्पनिक बात और माइथोस से लिया गया है। लेजेंड्स होता है कहानियां। 4 का आंसर है ए। 5, द टर्म द कॉमेडी ऑफ मैनस इज एसोसिएटेड विद द प्लेज ऑफ ए. आर्नल्ड वेस्कर, बी. जॉन आर्डन, सी. हैरोल्ड पिंटर या डी. डेविड हेयर। सबसे पहले अगर आप ये समझे कॉमेडी ऑफ मैनस जो है वो होता क्या है,
तो इसको बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले ये मैं अपनी किताब में से ही बता रही हूँ कि ये मेरी जो किताब है ना, ये वाली, देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि तो सबसे पहले जो ये टर्म है, फर्स्ट द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डेविड कैम्पटन। ये टर्म डेविड कैम्पटन ने यूज किया था। और उन्होंने बताया था कि इट डिनोट्स अ काइंड ऑफ प्ले, एक इस प्रकार का प्ले जिसमें कैरेक्टर्स फील दैट दे आर थ्रेटेंड एंड दिस फियर बिकम्स द सोर्स ऑफ कॉमेडी। और ये जो है हैरल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी, तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के में जो अर्ली, जिसे डेविड कैम्पटन ने ये टर्म यूज करा था, जिसमें कैरेक्टर्स आर थ्रेटेंड एंड द सोर्स ऑफ देयर एंड द कॉमेडी इज देयर फियर। तो हैरल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी जो है इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और ये इसका आंसर भी है, दैट इज सी, हैरल्ड पिंटर। Plagiarism is a well-known word and concept in academic circles. The word plagiarus in Latin, however, meant A. trickster, B. quack, C. a loafer, D. a torturer या plunderer। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इसमें लैटिन में जो इसका मीनिंग होता है ना, वो किडनैपर होता है। लैटिन में इसका मतलब होता है किडनैपर, तो उस हिसाब से ये सारे के सारे ही ठीक है। हाँ, लेकिन कभी जो है, अब इस हिसाब से ट्रिक्स्टर भी ठीक है, क्वैक भी ठीक है, कि अगर आप उसके हिसाब से लगाएंगे। आज प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, लेकिन वैसे लैटिन में इसका मतलब होता था किडनैपर। तो कहीं ना कहीं इसका, अब मैंने अपने इसमें इसका आंसर ए दिया हुआ, ट्रिक्स्टर और चीट। ये कभी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था, तो उसकी चारों ही ऑप्शन सही है, मगर उन्होंने जो माना था वो डी माना था। बेसिकली इसके चारों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, लेकिन अगर आपको चुनने को आए, अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कौन सा मानेगा, क्योंकि इसका जो रियल मीनिंग है वो किडनैपर है। अ पोएम इन विच a single speaker at a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says is a soliloquy, an aside, a dialogue, a dramatic monologue। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक पोएम जिसमें एक सिंगल स्पीकर एक क्रिटिकल मोमेंट में दूसरे को एड्रेस करता है, जिसकी प्रेजेंस हमें पता है कि वो वहां पर है, what the speaker says is, तो मतलब उसको सुनाने के लिए कहा जाता है, बट दैट पर्सन रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द पोएम और थ्रू आउट द वर्क। तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे पोएम को क्या कहा जाता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर मुझे बताइएगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। और अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। इसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको एक फ़र्क बताती हूँ कि जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है टिंटन एबे, वो मोनोलॉग नहीं है। टिंटन एबे जो है वो ड्रामेटिक लिरिक है। क्यों? इसका रीज़न है, जब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, आप जानते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जो जाने जाते हैं वो ब्राउनिंग जाने जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग को ड्रामेटिक लिरिक से अलग करती हैं। पहली चीज़ ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है उसमें कभी भी पोएट की अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी, जो उसमें जो है जो स्पीकर होता है वो उसमें उसको एड्रेस किया जाता है, मगर उसकी उपस्थिति जो होती है उसमें एक वो होता है, मगर होते हुए भी ना होने के बराबर होता है। ठीक है, तो ड्रामेटिक लिरिक में और ड्रामेटिक, अब यहाँ पर टिंटन एबे को ड्रामेटिक लिरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पोएट ने खुद को दिखाया है, तो वो मोनोलॉग नहीं है। हाँ, उसमें उनकी बहन लूसी है और वो उसको एड्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रामेटिक लिरिक इसलिए है क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने उसमें खुद को रिफ्लेक्ट करा है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में कभी भी पोएट की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती, जैसे जो ब्राउनिंग की पोएम्स होती थी, माय लास्ट टचेस आपने पढ़ा होगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये
एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का है. Who of the following is known for his aphoristic style of writing? Hazlitt, Charles Lamb, G.K. Chesterton, Francis Bacon. रटिया का नहीं क्वेश्चन. एफोरिस्टिक का मतलब होता है एफोरिज्म. एफोरिज्म का मतलब क्या होता है? कहावतें. बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना, दैट इज एफोरिज्म. तो इसका जो आंसर है, कौन जाना जाता है अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए? एंड द आंसर इज डी, फ्रांसिस बेकन. हीरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू. देखिए, विभिन्न प्रकार के ड्रामाज होते हैं. तो जैसे हीरोइक ड्रामा होता है जिसमें हीरो या हीरोइन, हीरो और हीरोइन डाइज फॉर हिज और हर कॉज, यानी कि अपने विश्वास के लिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं. जैसे एंटनी एंड ऑल फॉर लव एक हीरोइक ड्रामा है. जो हीरोइक ड्रामा स्पेसिफिक कौन सी एज में था? दैट वाज इन, आपको पता है सबको, रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि जब मोनार्की दोबारा से स्थापित हुई थी 1660. पन क्या होता है? व्हाट इज पन? पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि शब्दों पर खेलना. एक ही शब्द के जब दो मीनिंग होते हैं, जैसे अ लाइब्रेरी हैज मेनी स्टोरीज. स्टोरीज में वो बिल्डिंग के लिए भी है और कहानियों के लिए. तो पन इज प्ले ऑन वर्ड्स. अल्यूजन इज, क्वेश्चन नंबर 11, अल्यूजन क्या होता है? A synonym of reference, a synonym of poetry, an indirect or a passing reference to some event, person, place or artistic work, या none. Allusion का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का एक पासिंग रेफरेंस दिया जाता है. जैसे अगर आपने वेस्टलैंड पढ़ी हो, या उसमें जैसे वेस्टलैंड है तो उसमें ना एक होता है गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट. तो उसमें हैमलेट प्ले का रेफरेंस दिया है, जैसे ओफीलिया जो है गुड नाइट कर रही है. या तो जो टी.एस. इलियट का ये द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रेक, तो उसमें प्रूफ्रेक कहता है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर आई विश टू बी. तो ये, इसके अलावा उन्होंने स्पेंसर के जो है उसमें स्वीट टेम्स वेस्टलैंड में लिया, रन स्वीटली टिल आई एंड माय, उसमें जो है ये लाइन है स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली. तो ये अल्यूजन होते हैं जब आप किसी वर्क को, किसी व्यक्ति को, किसी आर्टिस्टिक वर्क को या इवेंट को आप उसको मेंशन करते हैं, तो वो जो उदाहरण होता है उसे अल्यूजन जो है कहा जाता है. द आंसर इज सी. टू यूज अनदर पर्सन थॉट्स और राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड, जो मैंने अभी आपको बताया भी था. ए प्लेजरिज्म, बी पैंथीज्म, सी सिलोजिज्म या डी पैरोडी. तो देखिए, ये प्लेजरिज्म है, जिसे अब जो है लिटरेरी थेफ्ट भी कहा जाता है. हालांकि ये जो लैटिन वर्ड से ये लिया गया है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है किडनैपर, और इसके लिए आप प्लंडरर और जो है एक चीट, स्काउंड्रल कुछ भी यूज कर सकते हैं. A sudden and ridiculous descent from the exalted, the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieve the ludicrous, is best expressed by the term the comic relief, bathos, melodrama या paradox. तो अगर आप इसमें देखिए, एंटी क्लाइमैक्स आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा, मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने पढ़ भी रखा होगा. और देखिए, ये एक कल मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि विमेन क्राई लाउडर व्हेन द हस्बैंड डाइज और द लैप डॉग्स डाई. तो ये दिया था कि एक सडन एंड रिडिक्यूलस डिसेंट, कि एक जब एक्शन उठता है और धड़ाम से गिर जाता है तो उसे एंटी क्लाइमैक्स या बेथोस जो है कहा जाता है. हालांकि एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस में अंतर है. ये मैंने अपनी पेनेशिया सीरीज से पहले जो है एक बार उसमें आस्क योर क्वेश्चंस में भी समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेथोस एंड
पेथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स। अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको जो है चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। हाँ, वो बात अलग है कि जो है वैसे तो सब चीज़ उसमें लगी रहती है, ढूंढने वाला तो बहुत कुछ ढूंढ ही लेता है। और बहुत सारे लोग हम पे आरोप लगा देते हैं कि इनकी कोई भी चीज़ सीक्वेंशियली नहीं होती। अरे आओ तो कभी ऐप पर पता चलेगा कितना ज़्यादा सीक्वेंशियल होता है, और आप देखो कितनी सीक्वेंशियल सीरीज चला रखी है। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन कॉइन्ड बाय, देखिए एक ये ना एक गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का नाम आते ही लोग टीएस इलियट को याद करते हैं। ऑब्वियसली टीएस इलियट ने इसे पॉपुलराइज करा है, मगर इस टर्म को कॉइन उन्होंने नहीं करा है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय वॉशिंगटन एल्स्टन। क्या होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? साधारण शब्दों में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि व्हेन द ऑडियंस फील लाइक द प्रोटैगनिस्ट सेम फीलिंग, सेम थॉट्स, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। और अगर इफ द ऑडियंस डजंट फील लाइक दैट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। कैथारसिस इज, देखिए कैथारसिस जो है बेसिकली ये जो टर्म लिया गया है पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स, ये लिया तो ये एक जो टर्म है ना, ये टर्म जो है ये एक जैसे कहना मेडिकल टर्म है, पर्ज करना, क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस, कैथारसिस। तो कैथारसिस जो है इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी का फंक्शन ही क्या होता है? पर्ज इमोशन। ट्रेजेडी की दो फीलिंग्स होती हैं, पिटी एंड फियर। If you are watching tragedy and you do not feel pity over the protagonist, and you do not fear कि this may not happen with me as well, तो फिर tragedy का function sort out ही नहीं हुआ है। Catharsis purge, and when you weep, when you cry after watching the tragedy, तो आपके emotions purge out होते हैं और इसको ही catharsis कहा जाता है। Morality plays were produced in the 15th and 16th centuries, produced in 17th century, 18th या 19th। देखो मोरालिटी में इस तरीके से थे ये मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्लेज एंड मोरालिटी प्ले। मिरेकल प्लेज जो होते थे उनमें जो है जो कहानियां बताई जाती थी वो संतों के चमत्कारों की कहानियां होती। जो मिस्ट्री प्लेज होते थे उसमें बाइबल की कहानियां होती थी, और जो मोरालिटी प्लेज होते थे वो बाद में आए थे, जिसमें जो है वो एलिगोरिकल प्लेज होते थे, और इसमें जो कैरेक्टर्स थे उनको एलिगोरिकली बताया जाता था, जैसे एवरी मैन है। इसके अलावा आप एक मोरालिटी प्ले का एक एग्जांपल जो है वो बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी मोरालिटी प्ले का ही एग्जांपल है, जिसमें एक अंडरनीथ एक मैसेज छिपा रहता है कि क्या करने से स्वर्ग मिलेगा और क्या करने से नर्क मिलेगा। तो मोरालिटी प्लेज जो फेमस थे 15th और 16th सेंचुरी में बहुत फेमस थे। ड्रामा जिसका जन्म ही किससे हुआ है? रिलीजन से हुआ है। Bucolic refers to the poets who wrote in praise of wine, the poets who wrote pastoral poetry, poets who imitated Pope, the poets who imitated Wordsworth। देखो bucolic का मतलब होता है pastoral poetry, the poets who wrote pastoral poetry, यानी कि ग्रामीण या देहात संबंधी पोएम्स। व्हाट इज अ सोलिलकी? भाई सोलिलकी में और असाइड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये भी मैंने अपने आस्क योर क्वेश्चन में बताया है, क्लियर करा है। बात ये है ना, इतना समय कहाँ आपके पास कि जो है आप ढूंढ के ढूंढो कहाँ पे क्या मिलेगा। सोलिलकी का मतलब क्या होता है? एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, सीक्रेट स्पीच, एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस, एंड एक्टर्स स्पीच मेंट फॉर अदर कैरेक्टर। देखो भैया सोलिलकी, सोलो मतलब अकेला और लोकी मतलब होता है डायलॉग। तो कहने का मतलब ये है सोलिलकी तब बोली जाती है कि व्हेन द एक्टर इज ऑल अलोन एंड ही गिव्स वेंट हिज थॉट्स ऑल अलोन, देयर इज नोबडी प्रेजेंट ओवर द स्टेज, तो उसे सोलिलकी कहा जाता है। अब असाइड क्या होता है? असाइड है एक्टर इज स्पीकिंग बट द अदर एक्टर्स आर प्रिटेंडिंग एज इफ दे डिडंट लिसन एनीथिंग, तो उसे असाइड कहा जाता है। असाइड में और एक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपना डायलॉग बोलता है, चुपके से बोलता है, बट अदर्स जो है वो अदर एक्टर्स जो है उनको ऐसे ही स्टेज डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। जबकि सोलिलकी को अगर तोड़ोगे तो सोलो और लोक्वा यानी कि अकेले बोला जाने वाला डायलॉग जिसमें स्टेज पर कोई और कैरेक्टर नहीं होता है। एन एक्टर सीक्रेट थॉट
अटर्ड अलाउड। अब ये क्यों बोला जाता है? सो दैट ऑडियंस में गेट टू नो कि भाई उसके दिमाग में, एक्टर के दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट इज अ साइट? देखिए, addressed in words that the other actors are not supposed to hear, addressed in words that the other actors are supposed to hear, looking behind when one speaks, not paying attention। तो वही है कि addressed in words that the other actor, की ये स्टेज पर जो व्यक्ति है वो अपना डायलॉग बोलता है, मगर अदर एक्टर्स ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने नहीं सुना। तो ये जो है ये ऑडियंस, सॉलिलकी भी ऑडियंस के लिए होती है, असाइड भी ऑडियंस के लिए होती है, मगर असाइड में एक्टर्स और प्रेजेंट होते हैं लेकिन सोलिलकी में प्रेजेंट नहीं होते। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी या मिड 20th सेंचुरी। देखिए, लिरिक जो है वो दोबारा से जब आया था एलिजाबेथन एज के बाद, वो रोमांटिक एज में आया था, क्योंकि रोमांटिक एज को जो कहा जाता है द रेनेसांस ऑफ वंडर कहा जाता है। ठीक है, सेकंड जो है वो उसको रेनेसांस कहा जाता है, द रेनेसांस ऑफ वंडर कहा जाता है। तो लिरिक पोइट्री जो रिवाइव हुई थी वो लेट 18th और अर्ली 19th यानी कि रोमांटिक एज में हुई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपकी तैयारी अच्छी हो, आप जो है अपनी जो वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ वो आपको अचीव करें। बस इसी के साथ आज का अध्याय यही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं कल। अभी लिटरेरी टर्म्स के 20 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी के कल कराऊंगे। लिटरेरी टर्म्स के 2 पार्ट्स।